वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज यहाँ पर देखेंगे हम अग्निवीर भर्ती यानी इंडियन आर्मी के लिए प्रैक्टिस सेट यानी कि रिटन एग्ज़ाम के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें लगभग प्रश्नों की संख्या होगी 50। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न, क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जीएस का पोर्शन आता है। सबसे पहला प्रश्न है कि कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर आपको पता होगा यूपी का एक शहर है। तो ये है कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों सूरजकुंड मेला आयोजित होता है फरीदाबाद हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्राइन का प्रथम युद्ध किस के बीच हुआ था। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है यानी हार जाता है। और फिर 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पे हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। यानी कि जो ये शक्तियों का विभाजन है संघ और राज्यों के बीच, ये अवधारणा यानी ये कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट लिया हमने कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। सांची का स्तूप किसने बनाया था। तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने बनाया था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती में। कहाँ पर है? कवारती में स्थित है। मान बुकर पुरस्कार संबंधित है। तो मान बुकर पुरस्कार संबंधित है दोस्तों, ये है लिटरेचर यानी साहित्य से संबंधित है मान बुकर पुरस्कार। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, तो देख लेते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को 6 और RAB को 36 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में CDE को क्या लिखा जाए, यानी कोडिंग डिकोडिंग कोड कैसे करना है, किस तरह से, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो भी है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ABC, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम बात करें तो A का पोजीशन है 1, B का है 2 और C का है 3। तो इनको किस प्रकार से करें कि इसको जो आएगा 6 आए। तो हम इसको कर लेते हैं, किस तरह से कर लेते हैं हम इसको, इसको कर लेते हैं 1 × 2 × 3, यानी अगर हम इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6 कम 6। तो इस तरह से देख लेते हैं कैसे सही बढ़ता है। उस तरह R को करेंगे हम। तो R की पोजीशन यहाँ पे होती है, तो R की पोजीशन होती है दोस्तों इसमें 18, यानी RAB है जो इसमें, तो उसमें 18 गुणा A गुणा B, 18 × 1 × B, क्योंकि A का पोजीशन है 1, B का है 2। तो इसको देख लेते हैं 18 कम 18 दूनी 36। तो इस तरह से हमारा ये 36 इस तरह से बन रहा है, यानी इन दोनों को उसी प्रकार में CD को किस तरह से कोडित करना है। तो C की पोजीशन देख लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 3 होता है, इंटू D की होती है 4 और E की होती है 5। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 तो ये होता है 12 × 5, यानी 12 5 जा 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60, 5 × 20 = 60। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन हमारा कि यदि शब्द BRAKS के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि इनको अगर जो सीरियल वाइज होता है ABCD इस तरह से किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज होगा। तो ये अगर हम ठीक है, B वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें BR लास्ट में होता है, AES बाकी BER। तो इसको मेरे थोड़ा इसको मुझे क्लिक नहीं कर पाया, तो इसमें इस हिसाब से ऑप्शन नंबर B 3 होना चाहिए। 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है कि X है, जो X है, X Y की माँ है। X वो Y की
माँ है, यानी कि माँ होगी तो इसको प्लस चिन्ह से दिखा देते हैं हम, ठीक है। लेकिन y x का पुत्र नहीं है, y जो है वो x का पुत्र नहीं आएगी, यानी इसका मतलब क्या होगी, पुत्री होगी। कोई प्लस चिन्ह से दिखा देते हैं हम। आप बताएं कि y x का कौन है, y x का कौन है, y x का कौन है, तो पुत्री होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो ये पुत्री होना चाहिए इसका आंसर। बाकी आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि इसमें दी गई आंकड़ों में अमीन संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो ये सिंपल ही है, स्थानीय मान आपने पढ़े होंगे फोर्थ फिफ्थ क्लास में। तो स्थानीय मान होता है जैसे कि 7 कौन से स्थान पर है, तो 2.5, तो 7 किस स्थान पर है, 2.5। और इसका अंतर निकालना है, तो जातीय मान, तो जातीय मान वही होता है जैसे संख्या क्या है, तो यहाँ पे संख्या क्या है, 7, तो यहाँ से 7 माइनस कर लो, 7×70 माइनस 7, ये होगा 63। देख लेते हैं 63 कहाँ पर आता है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में 63 आ रहा है। अब यहाँ पे 25 का वर्ग पूछा गया, तो वेरी सिंपल है दोस्तों, 25 का वर्ग होगा 625, कितना होगा 625। अब जितने भी जिनमें संख्या जैसे कि 25 हो गया, 15 हो गया, 35 हो गया, इनका कैसे निकाली इतनी जल्दी। जैसे 25 का मैंने कितनी जल्दी क्लिक किया, तो कैसे किया हमने, 25 का 25 से गुणा कर ली, तो ये लंबी प्रोसेस। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें 25, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कि 25 है, इसका स्क्वायर निकाला हमने, तो इसमें इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है। तो 5 का स्क्वायर तो सभी कर लेंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25, और बचता है यहाँ पे 2.5 में 2, तो 2 का स्क्वायर कर लो 4, और उसमें 2 जोड़ लो, उसी संख्या को जोड़ दो, कितना हुआ 6, तो ये इसका 625। जैसे कि मैं आपको दूसरे से दिखाऊं, 35 हुआ दोस्तों, तो 35 में इकाई अंक है 5, तो 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होगा, ठीक है। अब इसमें 2.5 का अंक है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 में 3 जोड़ दो 12, तो 1225 का क्या होगा, 35 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 13वां, 5 की पावर 4 और इंटू 5 की पावर 8 मिली किसके बराबर है। तो दोस्तों ये घातांकीय आपने पढ़े होंगे, तो ये कैसे है, इसका बेस समान है, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n। इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला बनता है a की पावर m प्लस n। तो इसमें क्योंकि बेस सेम है ए जैसे 5 तो इसको बेस में 5 रखेंगे, और जो इसकी पावर है इसको ऐड कर लेंगे, यानी 8 और 4 यानी 8 इंटू 4, तो कितना हुआ 5 की पावर 12। तो 5 की पावर 12 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि ये संयुक्त भिन्न है, 6 सही 3/4 तथा 3 सही 2/3 का अंतर है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालने की है, तो सबसे पहले इस संयुक्त भिन्न को हम क्या विषम भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, तो 4 से 6 में गुणा कर दो, 4 6 24, 3 27/4 माइनस 3 3 9 2 11/3। अब इसका हर समान नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका होगा 12, 4 3 का एलसीएम 12 होगा, आपने पढ़ाई होगा। और इसको किस तरह से करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे, इसमें तो बेसिक है बताना नहीं पड़ेगा। 3 7 21, किसका 1 हासिल लगा, 2 3 में 6 2 8, 81 माइनस 11 चौको 44, तो 81 में से 44 घटा दो, कितना बचता है, 11 में 4 के 7, और 8 में 7 में 4 के 37/12। इसको एक बार मिटा देते हैं, 37/12 हो रहा था हमारे यहाँ पे, सॉरी 37/12। तो इसको किस तरह से करना है हमने, इसको ये क्या है, विषम भिन्न है, तो हमने इसका आंसर भी निकालना है मिश्रित भिन्न में। तो 12 से इसको 12 36 और 1 37, तो 3 सहित 1/12, तो 3 सहित 1/12 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 15वां क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये आप देख, ये इसका ये निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापति निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो इसमें देख लेते हैं हम।
इसमें क्या पूछा उन्होंने, मॉशो महत्तम समापन यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना हमने। तो जैसे कि 2 की पावर 3 है तो वैसे हम सिंपली कर लेते हैं, 2 की पावर 3 लिख देते हैं, फिर 3 की पावर 2 यानी 3 बार 2, फिर 3 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको एक बार मिटा देते हैं। चलो यहीं पे लिख देते हैं। उसके बाद आ रहा है 5 की पावर 4 यानी 5 4 बार आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है 2 की पावर 2 यानी 2 2 बार, 3 2 बार या 5 × 7। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं, तो इनका ऐसे जोड़ा बना देंगे, ऐसे जोड़ा बना देंगे। 3 एक साथ जोड़ा बन गया, 3 एक साथ जोड़ा बन गया और 5 एक साथ जोड़ा बन गया। बाकी इनका जोड़ा नहीं बन रहा, इनको छोड़ देंगे और जिनका जोड़ा बना रहा है उनको एक साथ हम लिख देंगे। जैसे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और ये, यानी 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 तियाँ 180। तो 180 देख लेते हैं किस ऑप्शन में 180 कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों 180 आ रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है 180। तो इसका HCF यानी महत्तम समार्थ होगा 180, ठीक है। यानी कि एक देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट साइंस, जनरल साइंस से संबंधित आ गया। निम्न में से अदिश राशि है, तो अदिश राशि आपने पढ़ी होंगी जिनमें कि क्या है, परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और जबकि सदिश राशियाँ होती हैं उनके साथ क्या होता है, परिमाण के साथ उनके दिशा का होना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अदिश राशि यहाँ पे हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, द्रव्यमान हो जाएगी, चाल होगी, ये सभी क्या हो जाएंगी, अदिश राशि यानी अदिश राशि हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे दिया रखा है कि एक वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो वृत्तीय पथ के 2 चक्कर लगाने में तय दूरी तथा विस्थापन का मान होगा। तो जैसे कि एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त है हमारा जैसे, ठीक है, और इसमें बोला कि वृत्त पथ की त्रिज्या कितनी है, r है, इसकी जो त्रिज्या है वो r है, ठीक है। तो वृत्त के पथ के 2 चक्कर लगाने में तय दूरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी पूछ रहा है, तो इसकी दूरी निकालने क्या होगा, इसके लिए दूरी के लिए क्या कर सकते हैं हम, दूरी के लिए हम इसका परिधि निकाल सकते हैं, सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं जिसको, सर्क्यूमफेरेंस। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन वो यहाँ पर पूछ रहा है 2 चक्कर, एक चक्कर लगाने में 2πr दूरी होती है, तो 2 चक्कर लगाने में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4πr इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। विस्थापन का मान क्या होगा, तो विस्थापन का मान 0 होगा। 0 कैसे होगा, क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक मान और अंतिम मान का अंतर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो उस स्थिति में विस्थापन भी 0 होगा, क्योंकि कोई वस्तु यहाँ से प्रारंभ हो रही है और उसी पर वो समाप्त हो रही है, उसका या समापन बिंदु कह सकते हैं। तो वहाँ पे इस स्थिति में वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4πr और 0 इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। देखा कि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना है, F बराबर क्या होता है, जो कि 2 पिंडों के बीच लगता है। तो ये होता है F बराबर m × m2, यानी m1 द्रव्यमान की वस्तु और m2 द्रव्यमान की वस्तु और इनके बीच की दूरी r/r², यानी कि दूरी का वर्ग
होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। इसमें बता रखा उन्होंने कि दूरी को दुगनी करेंगे तो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। अगर ये दूरी को हम दुगना करते हैं तो इसमें उल्टा हो जाएगा ये। अगर हम दूरी कम करते हैं, यहाँ पे दूरी दोगुनी कर रहे हैं, अगर हम कम करते हैं तो फोर्स अधिक लगेगा, ठीक है। अगर हम इनकी दूरी को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम लगेगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं दुगनी करनी, यानी दूरी को बढ़ाना है तो दोगुनी करने हमने, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 उस हिसाब से होना चाहिए इसको। यानी कि दूरी अगर हम 1 लेते हैं और इसको 2 से गुणा कर देंगे 2r इंटू 4 हो जाएगा, 2 पावर की 4 ऐसे होगा। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है, लेकिन मैं आपको अभी एकदम क्लिक नहीं हो पा रहा है। तो ये जो फोर्स लगेगा 2 पिंडों के बीच, वो बल उसका जो परिमाण होगा वो चौथाई हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट का पता चल रहा है कि दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, अगर दूरी घटाएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे दुगना अगर कर देते हैं, हम दूरी को बढ़ा देते हैं तो फोर्स 1/4 कम हो जाएगा, ये मतलब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो किसी पिंड पर दिया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये प्रारंभिक वेग पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने अंतरा आणविक बल का सही क्रम है। तो अंतरा आणविक बल सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है, ठीक है, उसके बाद द्रवों में और उसके बाद गैसों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठोसों के बीच अंतराणविक बल अधिक होता है, इसलिए वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, ठीक है। और द्रवों के बीच ठोसों से कम होता है और गैसों के बीच तो बहुत कम होता है, इसलिए वो इधर उधर गैसों के कण जो फैले रहते हैं उनके बीच अंतराणविक जो बल होता है, फोर्स होता है, वो बहुत कम होता है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया कि निम्नलिखित में से जीवन की इकाई क्या है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। जीवन की इकाई कोशिका है और प्रत्येक प्राणी का जो शरीर बना है वो कोशिका से बना है, यानी कोशिका यहाँ पे जीवन की सबसे छोटी इकाई होगी, सेल, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान या इंग्लिश में बात करें तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से जंतु का वह कौन सा समूह स्तनधारियों के समान शरीर के तापमान का उच्च एवं स्थिर बनाए रखता है। तो ये बनाए रखते हैं पक्षियों का इनका तापमान क्या होता है, उच्च एवं स्टेबल बनाए रहते हैं, ठीक है। सजीवों में ऐसे लक्षण कौन कौन से जिनके आधार पर निर्जीवों में भिन्न है। तो सजीवों में संवेदनशीलता होती है, अनुकूलता होती है, विकास में वृद्धि दर होती है सजीवों में, ये सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। जन्मजात रोग का उदाहरण है, तो खसरा तो जन्मजात नहीं होता, प्लेग नहीं होता, डिप्थीरिया होता है नहीं होता है, और रंजकहीनता जो कि एक जन्मजात रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंजकहीनता मतलब रंगों को जो दोषी रोगी व्यक्ति होता है वो रंगों की प्रॉपर पहचान नहीं कर पाता है, उसको हरा वाला लाल दिखता है शायद, इस प्रकार से उसको रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के अनुसार पादप संरचना में होने वाले बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों को कहते हैं। तो जलवायु के अनुसार पादप संरचना में होने वाले बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों को बोलते हैं उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम बनता है, तो ये बनता है उत्पादकों से, ठीक है, उपभोक्ताओं से तथा अपघटकों से। ये सभी उसमें
इसके घटक होते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, उपभोक्ता जैसे जानवर हो गए, मानव हो गया, और अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों या मृत शरीर को सड़ा गला कर मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, अगर हम सामान्य भाषा की बात करें तो, बाकी अगर वैज्ञानिक भाषा की बात करें तो इसका डीपली से देखा जाता है। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से इसमें, तो धातु तो प्राकृतिक है दोस्तों, सबको पता है, कोयला प्राकृतिक है, तेल प्राकृतिक, लेकिन ये में प्लास्टिक है जो ये अप्राकृतिक है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्पादन के आधार पर फसलें हैं, तो फसल अनाज हो सकती है, दालें हो सकती है, तेले फसलें, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30वां है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा नहीं होती। अब देखते हैं जीवाणुओं द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती। तो हैजा जीवाणु द्वारा होती है, क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है, आंत्रशोथ, लेकिन जो चेचक होता है ये जीवाणु द्वारा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कि कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने 8वीं 9वीं पढ़ाई होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का रसोई घर कहते हैं, तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का रसोई घर को भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। 32 का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, कोशिका का रसोई घर हरित लवक को बोलती हैं। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऊर्जा बनती है ना, एडीपीसी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, जो भी प्रक्रिया होती है, लेकिन कोशिका का रसोई घर हरित लवक को बोलती हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। प्रश्न संख्या 33वां है कि अंत श्वसन के समय वायु के गमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अंत श्वसन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नासाद्वार से पहले, फिर ग्रसनी में, फिर कंठ में, श्वास में, कुपिकाएँ। तो अंत श्वसन की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि बाहर से। तो नाक तो भाई हो गया ना, यहाँ पे आंतरिक पूछ रहा है, अंतःस्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35वां है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और विटामिन ए का नाम रेटिनोल है। ठीक है, जल की गैस अवस्था को कहते हैं, तो जल की गैस अवस्था को कहते हैं वाष्प कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान होता है 1/1837 इसका आपेक्षिक द्रव्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, अब परमाणु भार के आधार पर तत्वों को त्रिक में किसने प्रतिपादित किया, तो ये किया था डोबे राइनर ने किया था। किसने किया था, डोबे राइनर ने किया था। सोडियम का प्रतीक तत्व, ये तो बहुत सिंपल पूछ दिया ना, सोडियम का होता है Na। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 से होता है, सॉरी, सोडियम का परमाणु, सॉरी, यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। ठीक है, कितना होता है सोडियम का 281। इसका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। प्रश्न संख्या 40वां है कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, यह कथन किस नियम की पुष्टि करता है, तो यह कथन करता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहता है कि द्रव्य को तो न उत्पन्न किया जा सकता है और न इसको नष्ट किया जाता है, यानी उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 41वां देख लेते हैं यहाँ पर। तो 41वां है कि निम्न अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 4ClCl, तो उसका यहाँ पर देख लें Cl2HCl, यानी क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किस स्थिति में हो रहा है? तो ऑक्सीकरण की भी दो अलग अलग स्थितियाँ होती है कि या तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन गेन करना, इस तरह से है। तो फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर Cl2 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे 4Cl, तो इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हाइड्रोजन रंगहीन गंधहीन गैस है, सही है। YCl की ठीक है। हाइड्रोजन प्रकृति से हल्का तत्व है, सही है, क्योंकि ये आउटसाइड में सबसे पहले नंबर पर आता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोक में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? कोक में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, यानी कोयला में, सॉरी कोक में। तो कोक में कितना होता है? तो कोक में होता है 80 to 85% कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिडिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह एक स्थायी अम्ल है, यह एक कार्बनिक एलिफेटिक अम्ल है, यह बहुत कम आयनित होता है, तो उसमें से कोई नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह बहुत कम आयनित होता है ना। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको मेथोनिक एसिड बोलते हैं, मेथोनिक एसिड, मेथनोइक बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। और यह इसलिए दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह बहुत कम आयनित होता है। जैसे हमारे पास दूसरा ये अम्ल है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये जल में आसानी से आयनित हो जाता है H+ और Cl-। तो ये क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है? एक प्रबल अम्ल है, ठीक है दोस्तों। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैव पदार्थ का स्रोत कौन सा है? तो जैव पदार्थ का स्रोत उर्वरक नहीं होगा, चूना नहीं होगा, जिप्सम नहीं होगा, हरी खाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 45वें का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु को क्लोरीन, नियोन, तो जीवाणु को क्लोरीन इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है। और इस ब्लीचिंग पाउडर के पानी में डाला जाता है, बहुत जगह में इसका उपयोग होता है। तो पानी में इसका उपयोग यूजुअली जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जैसे में इसमें क्लोरीन गैस होती है, तो इस गैस का प्रयोग जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ये है ओजोन। कौन सी गैस है दोस्तों? ओजोन, जिसका क्या सूत्र होता है? O3 इसका सूत्र होता है। अगर ये ओजोन गैस ही न रहेगी तो जो सूर्य से निकलती है अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, वो सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगी, और पृथ्वी पर पहुंचने पर ये मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग, कैंसर, त्वचा रोग जैसे विषाक्त रोग पैदा होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ओजोन परत या ओजोन गैस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है दोस्तों। और ओजोन परत होती है समताप मंडल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन को ह्रास करता है? तो ओजोन का ह्रास करता है कौन सा? मेथिल ब्रोमाइड, ये ओजोन का ह्रास करता है। पीड़कनाशी खेतों में यूज किया जाता है आजकल, इसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा है, जिसके कारण ओजोन की कमी हो रही है, यानी ओजोन परत में छेद हो रहा है, ऐसे कुछ समझ सकते हैं, है ना। तो इसी की वजह से ह्रास हो रहा है इसका बहुतायत में यूज प्रयोग करने पर मेथिल ब्रोमाइड का, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक ऑक्सीजन, एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल नहीं, और ये भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन,
CH4, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, तो ये बायोगैस का मुख्य घटक है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों आजकल लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें किसकी मात्रा का होती है? जिंक की, सीसा की, निकिल की, कोबाल्ट की। तो दोस्तों चॉकलेट में क्या अधिक मात्रा में होती है? उसमें सीसा अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? सीसा अधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों ये थे अग्निवीर भर्ती यानी इंडियन आर्मी से संबंधित रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो जो आने वाला अगले महीने अप्रैल में, अभी इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा। तो ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पर आपने वीडियो में देख लिया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या इसमें पैटर्न रहने वाला है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के किस तक के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों मिलते अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अपनी नई वीडियो में।